अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के कार्यक्रम में विशेष। पॉली हाउस में टमाटर की खेती पर तकनीकी जानकारी, अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु सरसों की खेती पर जानकारी, पपीता के पौधों को वायरस जनित रोगों से बचाने के तरीके, किसान भाइयों, आज के आधुनिक युग में कृषि क्षेत्र भी प्रगति के नए नए आयामों को छू रहा है और हमारे प्रदेश के कृषक बंधु भी इनसे प्रेरित होकर कृषि की उन्नत तकनीकों को अपने स्तर पर तेजी से अपना रहे हैं, जिनमें से पॉली हाउस भी एक है। पॉली हाउस में किसान भाई विभिन्न फसलों की खेती कर अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अतः इसी के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं पॉली हाउस में टमाटर की खेती की। तो हमारे जो किसान भाई टमाटर की फसल से अच्छी क्वालिटी की अधिक उपज प्राप्त करना चाहते हैं, वो किस तरह से करें पॉली हाउस में इसकी खेती, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ के डॉक्टर लवकुश पांडे। पॉली हाउस में हम लोग खेती जो करते हैं फसलों की, उसमें ये फ़ायदा हमें मिलता है कि हम यहाँ पे उचित ह्यूमिडिटी, जो कि आर्द्रता कहते हैं, टेम्परेचर और लाइट को जो है रेगुलेट कर पाते हैं। उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि फसलें जो हमारे साथ आती हैं कि पर्याप्त उनको चाहिए होता है, ये तीनों चीज़ें दे पाते हैं। इस वक्त हम लोग यहाँ पे जो आप देख सकते हैं टमाटर की अगेती फसल, जिसको अर्ली वैरायटी कहते हैं, वो लगा के रखे हैं। और इसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि जबकि मार्केट में हमें टमाटर नहीं मिल रहा होता है, वो हम यहाँ पे लगा के फल ले सकते हैं। तो सामान्यतः जो इसको लगाने का है समय वो नवंबर और दिसंबर का होता है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश करी है कि ये इसको और पहले लगाएं और उसकी फसल जो है हमें नवंबर दिसंबर तक में मिल जाए, तो जो कि सामान्यतः हमें फरवरी से मार्च के माह में मिलती है। पॉली हाउस में टमाटर को आप कभी भी उगा सकते हैं, लेकिन बेहतर परिणाम के लिए ये जरूरी है कि आप खुले खेत में ली जाने वाली फसल से 1.5-2 माह पहले पॉली हाउस में इसकी फसल लें, जिससे टमाटर बाजार में पहले आ सके और उसका अच्छा बाजार भाव मिल सके। तो अगर आप भी पॉली हाउस में टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करेंगे और अन्य कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, आइए जानते हैं। इस वक्त हम लोग 4 तरह के टमाटर लगाए हैं, जिसमें कि नवीन, अभिलाष, हिम सोना और हिम शिखर, ये 4 वैरायटी के टमाटर लगाए हैं हम लोगों ने। और कोशिश ये हमारी है कि जो है हमें ऑफ सीज़न में इसका प्रोडक्शन मिले, जिससे कि किसानों को मार्केट में अच्छा आमदनी हो। साथ साथ हम लोगों ने इस समय यहाँ पे कॉलीफ्लावर, गोभी जिसे कहते हैं, वो लगा रखा है, जो कि अर्ली वैरायटी में है। और ओनियन, प्याज को भी लगाया है और उसके भी सीडलिंग्स तैयार कर रहे हैं। उसको लगाने का तात्पर्य ये था कि हम लोग यहाँ पे उसे, क्योंकि बारिश का सीज़न है तो बारिश से बचाना चाहते थे। और पॉली हाउस के अंदर में हम लोग जो ये लगा के रखा है, उससे हमें बारिश, जैसे रेन शेल्टर की तरह भी इसको उपयोग कर सकते हैं। तो सीडलिंग्स जब हमारी तैयार हो जाएंगी, देन हम लोग उसके बाद लो टनल की प्रक्रिया पे जाएंगे, जिससे कि हम प्याज और गोभी को लगा के इससे फसल ले सकें। अभी आप जो देख सकते हो हरे रंग की रस्सियाँ जो टमाटर पौध से जुड़ी हुई हैं, उन्हें हम ट्रिलर्स कहते हैं, जिससे कि हम अपने पौधों को
एक तरह से उनको सपोर्ट दे रहे हैं या सहारा दे रहे हैं, जिससे पौधे अभी बड़े होंगे तो फिर ट्रिलर्स को धीरे धीरे हम ऊपर करते चलेंगे और वो ऊपर जाने के साथ साथ ये होगा कि पौधे को सही जो सहारा मिलता रहेगा सही समय पे। टमाटर के साथ हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जो इसकी शुरुआत होती है उससे हम कोशिश करते हैं कि 2 ब्रांचेस निकलती हैं और बाकी की जो हम डीसकरिंग कहते हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा जो भी ब्रांच निकल रही होती है 2 के अलावा उनको हम हटाते चलते हैं, जिससे कि जब पौधा पूरी तरह से तैयार हो जाता है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के स्टेज में आता है तो उस समय तक हमें 2 ब्रांचेस टोटल मिलती हैं और उन ब्रांचेस को हम जो उस पर हम फ्लावर और फ्रूटिंग लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने टमाटर का इस बार जो किया है इसमें एक ट्रायल भी है हमारे लिए, एक्सपेरिमेंटल है कि संरक्षित खेती के द्वारा हम टमाटर ये चाहते थे कि ऑफ सीजन में हमें अच्छा किसानों को मिले। किसान भाई, अगर आपको भी संरक्षित दशा में टमाटर या अन्य फसलों की खेती करना है तो पॉली हाउस में इनकी खेती करके अधिक आय कमा सकते हैं। 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में पॉली हाउस लगाने पर 10 लाख की लागत आती है, जिस पर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा अनुदान भी दिए है। आप अपने जिले के उद्यान विभाग में संपर्क करके मिलने वाले अनुदान की जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में सरसों की खेती उत्तर प्रदेश के सभी तथा उत्तराखंड के मैदानी और तराई क्षेत्रों के किसान भाई बड़े क्षेत्रों में करते हैं, क्योंकि ये फसल कम सिंचाई और कम लागत में दूसरी फसलों की अपेक्षा अधिक मुनाफा देती है और इसी वजह से ये फसल किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है। तो हमारे जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वो उसकी उन्नत किस्मों का चयन किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी विस्तार से दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर SP सिंह। ऐसे किसान भाई जो खरीफ में अपने खेतों में धान नहीं ले पाए या कोई अन्य फसल थी उसमें नुकसान हो गया उसे नहीं ले पाए, या सब्जी की फसल से खाली खेत, किसी अन्य फसल से खाली खेत, या आपका पड़ा हुआ खाली खेत, ऐसे खेतों में किसान भाई चाहें तो सरसों की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। सरसों की फसल करने से पहले किसान भाइयों को 2-4 पहलुओं पे ध्यान देना होगा। एक तो सर्वोत्तम प्रजाति का चयन जो कि कम समय में पकने वाली हो, और बुवाई का समय। देखिए इस समय बुवाई का जो समय है इसका वो सितंबर का दूसरे पखवाड़े से लेकर अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा है। 15 अक्टूबर तक हर हालत में सरसों की बुवाई कर दें। इसमें जब फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो 120 किलोग्राम से 150 किलोग्राम मिट्टी के आधार पर नाइट्रोजन, 40-50 किलोग्राम फास्फोरस और इतना ही पोटास के साथ साथ 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 25 किलोग्राम सल्फर 15 बीघे में आप बुवाई करते समय अंतिम जुताई पर अवश्य मिला दें। प्रजातियों के चयन के बारे में बता दें कि जो लंबी अवधि की जो प्रजातियां हैं उनको छोड़ दें तो कम अवधि की प्रजातियां जैसे पूसा सरसों 27 है, पूसा सरसों 28 है, पूसा जय किसान है, पूसा अग्रणी है, या पीली सरसों की प्रजाति हयोला है, पंथ पीली सरसों 1 है, रागनी है। ये प्रजातियां 100 से 125 दिन के बीच पकती हैं और कुछ प्रजातियां 90 दिन में भी पक जाती हैं, जैसे पंथ पीली सरसों 1। बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम पर्याप्त होती है। बीजों को बुआई से पूर्व कार्बेंडाजिम 2 ग्राम तथा एप्रोन SD35 6 ग्राम कवकनाशी दवाई प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करने से फसल पर लगने वाले रोगों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। PSB 10 से 15 ग्राम प्रति 1 किलो बीज
एवं एजोटोबैक्टर से बीजोपचार भी लाभदायक रहता है। बुवाई करते समय ध्यान ये रखें कि लाइन से बुवाई करें, जिसमें 45 से 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 25 से 30 सेंटीमीटर पेड़ से पेड़ की दूरी रखें। और अगर लंबी अवधि की प्रजातियां आप बो रहे हैं तो 45 सेंटीमीटर पेड़ से पेड़ की दूरी और 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखें। बुआई के 2 दिन के अंदर रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण हेतु पेंडिमेथिलिन 30 EC दवा 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर समान रूप से छिड़काव करना चाहिए। और उसके बाद जब आपकी सरसों की फसल जमकर तैयार हो जाए और ये 25 से 30 दिन की हो जाए, उस समय खुरपी की सहायता से आप जो है इसमें बिरलीकरण का काम, थिनिंग का काम अवश्य कर लें, क्योंकि ज़्यादा घनी होने से ब्रांचें कम बनेंगी, फूल कम बनेंगे, फलियां हल्की हो जाएंगी और फलियों में दाने कमज़ोर और कम बनेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान कर लें कि पहली बार बिरलीकरण करने के बाद आप पहली सिंचाई करें, यदि आवश्यक हो देख लें। और यदि दोपहर में आप खेत में जाते हैं कड़ी धूप में और आपका खेत में फसल मुरझा नहीं रही है और ऐसा लग रहा है कि फसल में नमी का अभाव नहीं दिखाई दे रहा है और ऊपर से मिट्टी हटाने से नीचे के लिए नम मिट्टी दिखाई दे रही है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ सरसों में कभी कभी ऐसा होता है कि खड़ी फसल में कुछ बीमारी लग जाती है, जैसे व्हाइट रस्ट है। व्हाइट रस्ट बीमारी जब फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है तो उसकी निचली पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद जो फफूंदी है वो विकसित हो जाती है। तो ये ध्यान कर लें कि अब बहुत ज़्यादा है तो इसमें स्प्रे करने की आवश्यकता है, यदि बीज उपचार नहीं किया है तो। अगर बीज उपचार करके फसल बोई है तो ये फफूंदी नहीं आती है। इसमें कभी कभी बालदार सूढ़ी जो है वो भी लग जाती है, मगर इस सूढ़ी के लगने की प्रारंभिक अवस्था में यदि आप इसको पहचान लें तो आप देखेंगे कि आपका जो चौड़ा वाला नीचे का पत्ता है सरसों का, उसमें बिना नीचे झांके यदि ऊपर से आप देखेंगे तो हल्का पीला और वहां से हरा रंग गायब सा होता है। और जब पत्ते को पलट कर देखेंगे आप तो उसमें ढेर सारी अनगिनत छोटी छोटी सूढ़ियां जिन पर बाल भी होंगे, ये प्रारंभिक अवस्था होती है बालदार गिडार की, कमला कीट की। तो देख लें कि बहुत ज़्यादा पत्तियां हैं तो स्प्रे की आवश्यकता है, और यदि जगह जगह पत्तियां हैं तो उनको एक पॉलीथीन लें, मिट्टी का तेल उसमें भरें और उसमें उन पत्तियों को तोड़ तोड़ कर डालते रहें या फिर कहीं गड्ढे में उनको दबा दें। तो ऐसी स्थिति में आप नियंत्रण कर सकते हैं। फसल की कटाई 75%, फलियां सुनहरे पीले रंग की होने पर करें। कटाई का कार्य सुबह ही करें, क्योंकि रात के ओस से भीगी फलियां फटती नहीं हैं। कहाई सामान्यतः थ्रेसर या फिर सूखे पौधों पर बेलों अथवा ट्रैक्टर को चलाकर किया जाता है। कहाई के बाद बीज को ओसाई करके साफ कर ले। सुरक्षित भंडार के लिए बीज में नमी की मात्रा 8% से कम होनी चाहिए। तो इन सावधानियों के साथ यदि आप सरसों की खेती करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा मुनाफा आपको मिलेगा। बागवानी में अपने प्रदेश के किसान पपीता की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, क्योंकि पपीते की खेती में कम समय में अच्छी आय मिल जाती है। लेकिन पपीते के बाग में इस वक्त वायरस जनित रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिसकी रोकथाम करना जरूरी है, नहीं तो पपीते की खेती को भारी नुकसान होगा। किसान भाइयों, पपीते में वायरस जनित रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं एक बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर एस मुखर्जी। आज हम चर्चा करेंगे पपीते में लगने वाले वायरस बीमारियों की। जैसे ही बरसात बंद हुई उसी के साथ साथ एफिड यानी चेपा और सफ़ेद मक्खी आपके वाइट फ्लाई, इनका प्रकोप भी बढ़ गया है। अगर आप फसलों के पत्तों को हिलाए तो इनके नीचे ये कीड़े बैठे हुए मिलेंगे और जो उड़ते हुए आपको हवा में दिखाई देते हैं। एफिड के वजह से आपके पपीते में मोज़ेक वायरस और रिंग स्पॉट वायरस का प्रकोप होता है। फलों में पपीता का प्रमुख स्थान है। चूंकि इस समय मौसम बदल रहा है, ऐसे में पपीता के बाग में विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रकोप हो रहा है
और बहुत से किसान भाइयों को इसमें लगने वाले रोगों के कारण लक्षण या नियंत्रण की सही जानकारी न होने के कारण उचित समय पर सही नियंत्रण के उपायों को नहीं अपना पाते हैं। अतः किसान भाई पपीता में लगने वाले रोगों के कारणों एवं लक्षणों को कैसे पहचाने, इसके लिए मिलते हैं। मोज़ेक वायरस में जब इसका प्रकोप होता है, जो वायरस है वो एफिड के द्वारा लाया हुआ होता है। जैसे ही कीड़े रस चूसते हैं तो उसमें वायरस प्रवेश कर जाता है पौधे पे। उससे जो पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ने लगती है मोज़ेक वायरस में, और बीच बीच में पीला धब्बा हो जाता है, और जो सिराएं हैं, पत्तियों की सिराएं, वेन्स है, वो गहरे हरे रंग की हो जाती है। इससे धीरे धीरे बाद में काफ़ी नुकसान होता है पौधों में। पत्तियां छोटी रह जाती है, कई जगह पत्तियां फीते के नुमा या जो आपके जूते की फीता है उसके जैसा हो जाता है, और फल जो है वो उनकी आकृति बिगड़ जाती है, फल छोटे रह जाते हैं, उपज भी कम मिलती है। किसान भाइयों, अभी आपने जाना पपीता में लगने वाले रोगों के कारण, लक्षण के बारे में, और यदि आपके पपीता के बाग में रोग का प्रकोप हो तो इसके लिए रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को कैसे अपनाएं, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। तो किसान भाइयों, अगर मोज़ेक वायरस का प्रकोप है तो आपको एफिड का नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर किसी किसी पौधे में ये प्रकोप दिखाई दे, उन पौधों को तुरंत उखाड़ के दबा दे जमीन में या जला दे। एफिड की रोकथाम के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड 15 लीटर की बाल्टी में 4 से 5 मिलीलीटर की मात्रा डालें दवाई का, और अगर एसीफेट का छिड़काव कर रहे हैं तो 1.5 ग्राम एसीफेट 1 लीटर पानी में, यानी 15 ग्राम 10 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव करें। एक छिड़काव से अगर कीड़ों का संख्या कम नहीं हो तो आप 2 या 3 छिड़काव हर 15 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप बगीचे में सफाई की भी व्यवस्था रखें, और जहाँ तक संभव हो सके आप मिर्ची या टमाटर की खेती पपीते के बीच में नहीं करें। अतः किसान भाई पपीता में लगने वाले रोगों के कारणों एवं लक्षणों को कैसे पहचाने, इसके लिए मिलते हैं। इसी तरह से रिंग स्पॉट वायरस है, जिसमें पीले छल्ले के आकार के धब्बे पत्तियों पे दिखाई देते हैं। इनसे भी काफ़ी नुकसान होता है। और एक और वायरस आता है जिसको लीफ कर्ल बोलते हैं या पत्तियों का संकुचन बोलते हैं। उसमें पत्तियों का मुड़ाव या घुमाव नीचे की तरफ होता है, जबकि मोज़ेक में पत्तियों का घुमाव ऊपर की तरफ होता है। और जो लीफ कर्ल वायरस है या पत्तियों का संकुचन बीमारी है, उसमें नीचे की तरफ होता है पत्तियों का घुमाव। ये भी सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है, वाइट फ्लाई के द्वारा फैलता है। किसान भाइयों, अभी आपने जाना पपीता में लगने वाले रोगों के कारण, लक्षण के बारे में, और यदि आपके पपीता के बाग में रोग का प्रकोप हो तो इसके लिए रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को कैसे अपनाएं, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। छोटे अगर पौधे हैं तो उसमें इन कीड़ों का प्रकोप कम करने के लिए उनको आप ढक सकते हैं कुछ दिनों के लिए। और बड़े पौधे हैं तो जैसे ही ये प्रकोप दिखाई दे वायरस का, तो उन पौधों को उखाड़ दे। और इन कीड़ों के नियंत्रण के लिए, क्योंकि ये कैरियर होते हैं, ये वेक्टर होते हैं, ये वायरस को पौधे तक ले जाते हैं, तो उन कीड़ों का रोकथाम करें। इमिडाक्लोरोपिड का छिड़काव कर रहे हैं तो करीब करीब 15 लीटर की बाल्टी में 4 से 5 मिलीलीटर की मात्रा डालें दवाई का। और अगर एसीफेट का छिड़काव कर रहे हैं तो 1.5 ग्राम एसीफेट 1 लीटर पानी में, यानी 15 ग्राम 10 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव करें। किसान भाइयों, मूंगफली के 1% तेल के छिड़काव के साथ साथ नीम तेल का पपीते में भी वायरस जनित रोग के रोकथाम के लिए छिड़काव काफ़ी फायदेमंद पाया गया है। इसका 0.05% नीम के तेल का छिड़काव करने से चेपा और जो सफ़ेद मक्खी है उसमें काफ़ी कमी पाई गई है उसके संख्या में, और जिससे वायरस जनित रोग भी काफ़ी कम पाया गया। और बगीचे में सफाई रखें। जहाँ तक संभव हो आप टमाटर या मिर्ची की खेती पपीते के बगीचे में नहीं करें। और अगर बड़े पौधों में वायरस लग गया है तो उसका सही समय पर नियंत्रण करें, देखभाल करें, खेत में सफाई की उचित प्रबंध रखें। उससे जो है वायरस पे आप काफ़ी मात्रा में नियंत्रण पा सकेंगे और अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। आगे हैं और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, किसी भी दुधारू पशु के जीवन काल में गर्भकाल एक महत्वपूर्ण वक्त होता है, लेकिन कई बार पशुपालक गर्भित पशुओं की देखरेख ठीक प्रकार से नहीं करते, जिससे कि पशु कमजोर हो जाते हैं, फलस्वरूप आगे चलकर कम दूध उत्पादन देते हैं। तो गर्भकाल के वक्त आप पशुओं की देखभाल किस प्रकार से करें जिससे कि आपके गर्भित पशु स्वस्थ रहें तथा आने वाले वक्त में अच्छी संतति और अधिक दूध दे सकें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मुल्तान। जैसे कि आजकल जो आने वाला जो समय है, भैंसों का काविंग सीजन आप बोलते हैं इसको, काविंग सीजन शुरू होने वाला है। उससे पहले जो गाभिन पशु है, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, जो दूध देने वाली गाय है या भैंस है, उसको कम से कम 60 दिन पहले सूखा कर लेना चाहिए, ड्राई बोलते हैं, उसका दूध निकालना बंद कर देना चाहिए, ताकि आने वाले ब्यात में दूध की भरपूर मात्रा में वो दूध दे सके। पशुपालक भाई कई बार अपने पशुओं के गर्भकाल के समय पशु के आवास की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं करते, जिससे उनके पशुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो गर्भकाल के समय किस प्रकार से करें पशुओं के आवास की व्यवस्था, आइए जानते हैं। जहाँ पर हम इनको एक तरफ ले जाकर करते हैं वो स्थान खुला होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, और नीचे लीटर बोलते हैं, गुदगुदा आप कहते हैं, वो भी नीचे और साफ सुथरा होना चाहिए, लीटर होना चाहिए, ताकि पशु बैठते हुए आसानी महसूस करे। हवा का पूरा प्रबंध और रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। गाभिन की अवस्था में पशु को ट्रांसपोर्टेशन आदि से बचाना चाहिए। चरागाह में ले जाते हो तो वो भी चरागाह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ ऊंचा और नीचा, क्योंकि ऊंचे और नीचे होने से इस स्टेज में प्रेगनेंसी के टाइम में पशु को टोर्सन इत्यादि का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, वहाँ पर 24 घंटे पानी की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि एक गाभिन पशु को डेली लगभग 60 से 70 लीटर 24 घंटे के अंदर पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। पशु को वैक्सीनेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर वैक्सीनेशन होने से पशु में कोई बीमारी इत्यादि का खतरा ना रहे। तीसरा, डिवर्मिंग होनी चाहिए। डिवर्मिंग के लिए जो पेट के कीड़ों की दवाई देने के लिए, क्योंकि पेट के कीड़ों की दवाई जब आप 7-8 महीने के पशु को देंगे तो उसमें स्पेशल दवाई होती है जो फेबेंडाजोल साल्ट बोलते हैं, फेबेंडाजोल साल्ट इत्यादि से ही डिवर्मिंग करनी चाहिए, ताकि बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ रहें। डेयरी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए ये आवश्यक है कि हमारे दुधारू पशुओं को संतुलित आहार मिलता रहे, और जब हमारी गाय व भैंस 6 महीने की गाभिन हो जाएं, तब उन्हें अतिरिक्त आहार देना अत्यंत ही जरूरी होता है, जिससे न सिर्फ उनके गर्भाशय में पल रहा बच्चा स्वस्थ रहेगा, बल्कि उसका शारीरिक विकास भी अच्छा होगा। साथ ही साथ ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बयान के बाद दुधारू पशु से अधिक दूध की प्राप्ति हो सके। एक पशु को जो आहार चाहिए, गाभिन पशु को हर रोज 20 से 25 किलो लगभग हरे चारे की आवश्यकता होती है, 4 से 5 किलो सूखे चारे की आवश्यकता होती है, 2 से 3 किलो बांट बनोड़े की जरूरत होती है, 50 ग्राम हर रोज मिनरल मिक्सचर देना न भूलें, और 30 ग्राम हर रोज नमक की मात्रा पशु को, गाभिन पशु को दें, ताकि उसके स्वास्थ्य ठीक रहे। आमतौर पर पशुपालक ये सोचते हैं कि पहले ही ब्याने से पहले ज़्यादा कैल्शियम पिला दें, ये भी भ्रांति है। बहुत ज़्यादा कैल्शियम नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि पशु अपने शरीर से ही मेटाबॉलिक सिस्टम से कैल्शियम प्राप्त कर लेता है, और वो जो जच्चा और बच्चे की जो बढ़ोतरी होती है उसमें कैल्शियम की हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तीसरा, पशुपालकों को पशु के ब्याने के जब उसके हालात को देखना चाहिए। पशु ढीला हो जाता है, सुस्त हो जाता है, तो उसमें पशु के जो पिछला हिस्सा है वो थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं, तो पशु का ध्यान रखना चाहिए। अगर जेरा इत्यादि जैसे आप कह देते हैं कोई दिखाई देता है जेरा इत्यादि, तो पशु को ये सोच लेना चाहिए उसके समय के हिसाब से ये ब्याने के नजदीक है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से कुछ 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से
पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है चौबेपुर जिला वाराणसी से दामोदर लाल ने। यह हल्दी की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो दामोदर जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो किसान भाई अभी हल्दी लगाए हुए हैं, उन्हें हल्दी में लगने वाले रोगों की जानकारी होना अति आवश्यक है ताकि वो उसका निराकरण करके अच्छी उपज ले सकें। हल्दी में लगने वाले प्रमुख रोग हैं पर्ण धब्बा रोग, फफूंद द्वारा होता है। इस रोग के कारण हल्दी के पत्तियों पर, सबसे पहले नीचे की पत्तियों पर पीले पीले रंग के धब्बे, सुनहरे पीले रंग के धब्बे दिखाई देंगे जो कि अंडाकार अनियमित आकार के होंगे। कभी कभी यह धब्बा पत्तियों के दोनों तरफ दिखाई पड़ेगा और धीरे धीरे यह ऊपर की पत्तियों पर भी आ जाता है। हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा रोग से काफी हानि होती है। इस रोग की रोकथाम के लिए हल्दी के कंद को उपचारित करके बोना चाहिए। साथ ही खड़ी फसल में यह रोग दिखने पर मैनकोजेब 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा हल्दी की फसल में जो दूसरा रोग सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है वह है कंद गलन रोग। तो इस रोग के क्या लक्षण हैं और इसका नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। इस रोग के कारण जो है सबसे पहले यह फफूंद, पिथियम नामक फफूंद द्वारा था। कभी कभी इसमें जीवाणु का भी प्रकोप देखा गया है। इस रोग के कारण तना के आधार पर जलीय युक्त धब्बा दिखाई देता है जो कि धीरे धीरे तना के आधार से नीचे की ओर प्रकंद को गला देता है और पत्तियां पीली होकर मुरझा जाती है। तो किसान भाई, इस रोग के उपचार हेतु मिट्टी को 1 ग्राम रीडोमिल प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको मिट्टी को भिंगाना होगा और इस तरह से आप इस रोग का समाधान कर सकते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें हमारे पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501 512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-419-2155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टमाटर की फसल में पर्णकुंचन रोग की समस्या और उसका समाधान। दुधारू पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या का कैसे करें समाधान। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।